जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपीएससी एजीटीए डीवी डॉक्यूमेंट को लेकर बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे डाउट है। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, एनओसी को लेके, पुलिस वेरिफिकेशन को लेके, एफिडेविट को लेके, स्पेलिंग्स को लेके, आधार कार्ड को लेके, वो सारे डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगा। तो खासकर जो एजीटीए के बच्चे अभी डीबी अपलोड कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को डीबी में अपलोड कर रहे हैं, वो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जेई 4612 की एग्जाम डेट को लेके। एग्जाम डेट की नोटिस जारी हो गई है। जो मैंने कहा था जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए, वो फाइनली सही भी हो गया है। और इसके अलावा क्या उसकी पेट कट ऑफ है, कितने बच्चे हैं, टोटल कंपटीशन कितना है, इसके अलावा सिलेबस क्या है, क्या चीजें इंपॉर्टेंट है पढ़ने की, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा वीपीओ 1468 की डीवी नोटिस कब तक आ सकती है, उसकी फाइनल कट ऑफ वीपीओ की क्या जाएगी, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप मुझको वहां जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए भर्ती को लेके। तो एजीटीए की डीवी डॉक्यूमेंट डीवी शुरू हो चुकी है, डॉक्यूमेंट अपलोड होना शुरू हो चुका है ऑनलाइन। और डॉक्यूमेंट अपलोड करने में बच्चों को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। काफी बच्चे परेशान हैं कि हमारी यहाँ गड़बड़ी है, वहां गड़बड़ी है। तो मैं सारे डाउट इस वीडियो में आपका क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चों का है कि उनकी जो नेम है उसमें स्पेस नहीं है। जैसे कि कई जगह नेम में स्पेस है, मार्कशीट में स्पेस दिया हुआ है, या किसी आपका आधार कार्ड में स्पेस नहीं है। तो इसको लेके जो दिक्कत है, तो मैं आपको सिंपल बता दूं, ये कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेके अगर आप एफिडेविट बनाने की सोच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है इसको लेके आपका डीवी रिजेक्ट होगा, ठीक है। ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है। देखिए सिली मिस्टेक्स जो होती है, सिली मिस्टेक जो है उसको आयोग इग्नोर कर देता है। सिली मिस्टेक जैसे आपका स्पेस नहीं है या एक वर्ड स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो इस मिस्टेक को मिस्टेक नहीं माना जाता है। इसके लिए आप ज्यादा परेशान नहीं हो, इसके लिए आपको डीवी से नहीं निकाला जाएगा। तो अगर आपका स्पेस नहीं है नाम के बीच में, या स्पेस ज्यादा है नाम के बीच में, तो उसको लेके आप परेशान मत होइए। इसको लेके कोई भी इशू आपको डीवी में नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी हम बात कर लेते हैं आधार कार्ड को लेके। बच्चों का क्वेश्चन है कि आधार कार्ड में नाम गलत है, एड्रेस गलत है। तो देखिए आधार कार्ड में जब भी आधार कार्ड आप बनवा लीजिए, कितना भी सही तरीके से बनवा लीजिए, कुछ ना कुछ एरर उसमें होता रहा है, ठीक है। तो इसको लेके भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको लेके भी वो रिजेक्ट नहीं करने वाले। अगर सिली मिस्टेक है, छोटी मिस्टेक है, सिंपल सी एक दो स्पेलिंग मिस्टेक है, या आपका फादर की स्पेलिंग में मिस्टेक है, हालांकि जो नया आधार कार्ड आ रहा है शायद उसमें पिताजी का नाम हटा दिया गया है, लेकिन अगर फादर के नेम में भी थोड़ा सा सिली स्पेलिंग मिस्टेक है, और इसके अलावा एड्रेस को लेके भी थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको लेके परेशान मत होइए। हाँ, थोड़ा अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो एफिडेविट तो है ही, ठीक है। इसके अलावा तीसरा बच्चों का क्वेश्चन था कि खासकर लड़कियों का क्वेश्चन ये है कि उनके नाम के आगे कुमारी लिखा हुआ है। जैसे किसी भी यूपी बोर्ड में ज्यादातर में कुमारी लिख देते हैं, ठीक है। आपका 10th में लिख देते हैं, 12th में लिखते हैं, लेकिन जब बैचलर डिग्री की बात आती है, उसमें जो बैचलर की जो डिग्री होती है या बैचलर की मार्कशीट होती है, उसमें ये कुमारी यूज नहीं होता। तो इसको लेके बच्चियां परेशान है। तो इसको लेके भी मैं बता दूं आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। इसको लेके भी एफिडेविट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये आपका एक्सपेक्ट हो जाएगा। आप डीवी से बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होने वाली है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट को लेके भी बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन है कि सर जब भर्ती आई थी तो मैंने ये वाला कास्ट सर्टिफिकेट इस ईयर का अपलोड किया था, क्या मैं नई ईयर का अपलोड कर सकता हूं? तो देखिए आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप नया हो पुराना कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे तो वो आपका वैलिड माना जाएगा, ठीक है। वो आपका वैलिड माना जाएगा, नया भी पुराना भी, ठीक है। लेकिन अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, तो आपको वही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है जो आपने एग्जाम फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम अपलोड किया था, ठीक है। और उसका आप डेट ईयर मेंशन देख लीजिएगा, लास्ट डेट से पहले के आपका ईडब्ल्यूएस का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो है वो वही पर्टिकुलर कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड कर रखा है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी का पुराना नया दोनों वैलिड मान लिया जाता है। इसके अलावा जो फीमेल कैटेगरी है, उनकी अगर शादी हो गई है तो वो भी अपना वही कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगी जो डॉक्यूमेंट भरते समय की थी, यानी फादर साइड का ही कास्ट सर्टिफिकेट माना जाएगा, हस्बैंड साइड का आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। तो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो भी आपका इशू है मैंने आपको बता दिया है।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेके भी सेम चीज है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका नया है पुराना है दोनों चल जाएगा, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेके भी कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसके अलावा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी बच्चे क्वेश्चन पूछने लगे हैं, तो पुलिस वेरिफिकेशन अभी इधर होता नहीं है, और ये आपका होता भी है तो ये आपका काम है नहीं, ठीक है। ये आयोग का काम है, आयोग अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराता है, आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो आयोग पर छोड़ दीजिए, और वो अभी डीबी में इसकी जरूरत भी नहीं है, ठीक। इसके अलावा स्पेलिंग मिस्टेक को लेके मैंने बता दिया है, सिली मिस्टेक्स अगर छोटी मोटी है तो उसका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इसके अलावा एनओसी को लेके मैंने पहले भी बताया है कि केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर आप हैं तभी आपको एनओसी की जरूरत है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपको एनओसी की भी जरूरत नहीं है, भले आप प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं। एफिडेविट को लेके भी मैंने बताया है कि बड़ा अगर इशू है, लंबा मिस्टेक है, लंबा मिस्टेक है, छोटा मोटा स्पेलिंग को लेके मिस्टेक, स्पेस को लेके मिस्टेक नहीं है, तो आपको तब एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। और बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चे डर रहे हैं कि मान लीजिए डॉक्यूमेंट गलत हो गया तो फिर आपको डीबी से बाहर कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। जब आपकी डीबी का जो डॉक्यूमेंट अपलोड का जो लास्ट डेट है वो कंप्लीट होगा, उसके बाद एक लिस्ट निकाली जाएगी, ठीक है। उस लिस्ट में वो बताएंगे कि किनकी डीबी एक्सेप्ट कर ली गई है, किन रोल नंबर की डीबी रिजेक्ट की गई है, और वहां रीजन भी बताएंगे, ठीक है। हो सकता है दो ऑप्शन यूपी ट्रिपल एससी देता है, एक तो आप हो सकता है आयोग जाके फिर आपको टाइम दिया जाएगा कि आयोग जाके आप अपनी उस डॉक्यूमेंट को, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सबमिट कर दीजिए, ठीक है। लिस्ट में आपका नाम आएगा, कारण आएगा, और वो कारण को में अगर आपका मान लीजिए कौन सा डॉक्यूमेंट गलत है, क्या इशू है, तो अगर आपका देखिए दो ऑप्शन आयोग देता है, एक तो लखनऊ जाके आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, दूसरा हो सकता है ये कहते हैं कि आप बाय पोस्ट भी उसे भेज सकते हैं, ठीक है। बाय पोस्ट भी उसे भेज सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इन दोनों में से कौन सा, देखिए यूपीपीएससी में तो बाय पोस्ट एक्सेप्ट कर लेता है डॉक्यूमेंट, यूपीपीएससी में बाय पोस्ट कर लेता है, यूपी ट्रिपल एससी में अगर बाय पोस्ट का ऑप्शन आता है तो नहीं है, अदरवाइज आपको आयोग जाके ही अपना डॉक्यूमेंट देना होगा। खैर ये जो बात है वो तो खैर आपका जब डीबी डॉक्यूमेंट सबका अपलोड कंप्लीट हो जाएगा, लास्ट डेट आ जाएगी, जब आपका फिर से लिस्ट जारी होगा, रिजेक्शन लिस्ट जारी होगा और कारण जारी होगा, तब वहां पर वो ऑलरेडी आयोग की तरफ से बताएगा। तो टेंशन मत लीजिए, अगर यहाँ आपका डीबी में थोड़ी गलती भी हो जाती है आपका, तो वो आपको एक मौका और देंगे जब वो आपकी रिजेक्शन लिस्ट को निकालेंगे, ठीक है। तो आपको एकदम से बाहर नहीं कर दिया जाएगा डीबी से, तो निश्चिंत रहिए, आराम से अपलोड कीजिए और समय पे अपलोड कर लीजिए। देखिए आयोग की वेबसाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब क्रैश कर जाए, एक तो दिन भर में वो बहुत कम ही चलती है, तो जब भी आपको लग रहा है तो जितना जल्दी अपलोड कर देंगे उतना बढ़िया है। लास्ट का इंतजार मत कीजिए कि लास्ट समय का इंतजार कर रहे हैं, लास्ट में हम अपलोड कर लेंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, और फिर क्या होगा कि फिर आपका छूट जाएगा। जैसे अभी लेखपाल में खूब बच्चे हल्ला कर रहे हैं कि वेबसाइट क्रैश कर रही थी, हम लोग भर नहीं पाए, वही वाला इशू हो जाएगा, ठीक है। तो इधर ही अपलोड कर लीजिए, स्टार्टिंग में अपलोड करना बेहतर होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी जूनियर इंजीनियर को लेके, तो जेई को लेके भी बच्चे काफी परेशान थे, और फाइनली जेई का डेट आपका नोटिस के जरिए आपको बता दिया गया है, ठीक है। तो जेई की जो डेट, जेई सिविल की जो 4612 के बच्चों हैं उनका एग्जाम 50 दिन रह गए हैं, डेट के अनुसार मुश्किल से 50 दिन आपके रह गए हैं, और आपका जो डेट जारी हुआ है आपको पता है कि 3 मई को आपका एग्जाम है, ठीक है। 3 मई को आपका एग्जाम रखा गया है। मैंने आपसे कहा था अप्रैल लास्ट या स्टार्टिंग मई में आपका एग्जाम होगा, मैंने भी यही बात कही थी, और देखिए नोटिस में भी वही बात आ गई है, ठीक है। आपका एग्जाम मेरे ख्याल से 2 घंटे का है, 10 बजे से 12 बजे तक के बीच में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है, ठीक है। 10 बजे से 12 बजे के बीच में, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अप्रैल लास्ट और मई स्टार्टिंग वीक में होगा, वही नोटिस आपकी आ गई 3 मई वाली, 10 से 12 है। अब इसमें देखिए कंपटीशन कितना है, सीटें आपकी 4612 है, और इसमें एक याद रखिए जो टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल स्टूडेंट, क्योंकि केवल कहा गया है डिप्लोमा वालों को ही मौका दिया जाएगा, बीटेक वाले नहीं इस एप्लीकेशन फॉर्म को, सॉरी इनका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, डिप्लोमा वालों का ही केवल एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो इसमें जो टोटल स्टूडेंट है लगभग मान के चलिए 15,000 से 16,000 के बीच में है, हो सकता है इससे भी कम हो, 15,000 16,000 में मान के चलना एक्सपेक्टेड है,
हो सकता है इससे भी कम हो, यानी कि अगर एक सीट पे भी मान के चलिए तो 3 से 4 बच्चों का कंपटीशन है, ठीक है, 3 से 4 बच्चों का कंपटीशन सिर्फ एक सीट पर है, तो बड़ा कम ही कंपटीशन है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है। इतने कम कंपटीशन में आप एग्जाम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आपका एग्जाम निकल जाएगा। इससे कम कंपटीशन आपको किसी एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, मौका है ये एग्जाम को निकालने का, ठीक है। इसके अलावा इसकी सिलेबस की बात कर ले तो सिलेबस में देखिए थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, ठीक है। जो टेक्निकल पोर्शन है आपका, टेक पोर्शन है, वो आपका 65 मार्क्स का आएगा, ठीक है। टेक पोर्शन आपका 65 मार्क्स का आएगा और उसके अलावा कंप्यूटर को ऐड किया गया है, 15 मार्क्स का कंप्यूटर है और यूपी स्पेशल भी ऐड किया गया है जो कि आपका 20 मार्क्स का है। तो ये टोटल मिला के 35 मार्क्स के हैं और ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो कम से कम इसमें 30 मार्क्स आपको लाने होंगे, 30 मार्क्स आपको टोटल लाने होंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है कि 25 से 30 मार्क्स इसमें आप टारगेट रखिए इस 35 मार्क्स में, क्योंकि टेक्निकल तो लगभग लोग पढ़ते हैं, गेम चेंजर यही होगा, ठीक है। और बाकी आपका जो तैयारी है, तैयारी में 2-3 चीजें आप याद रखिए। सबसे पहले तो आप सारे फॉर्मूला रट लीजिए। वैसे भी जो कि सिविल में ज्यादातर फॉर्मूला आपका मैकेनिक्स को लेके ही है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है। यही सब ज्यादा है, यही सब तरह के क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सब का फॉर्मूला आप रख लीजिए। सबसे पहला काम कीजिए, जो भी आपका रैपिड रिवीजन है उसको आप कर लीजिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, फॉर्मूला पढ़ लीजिए। फॉर्मूला देखिए, ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, सिंपल सा माइंड में रखिएगा। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें ज्यादा भरे नहीं, 1 लाइन फॉर्मूला यूज या 2 लाइन फॉर्मूला यूज क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो सबसे अच्छा है एक बार सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, कम से कम 30 टेस्ट तो लगाइए, मिनिमम 30 टेस्ट मॉक जरूर लगाइएगा। इसके अलावा रिवीजन के लिए भी 25 दिन का टाइम रखेगा, रिवीजन के लिए भी 25 दिन का टाइम जरूर रखेगा कि एक बार रैपिड रिवीजन कर सके, उसके लिए 25 दिन, क्योंकि टेक्निकल में थोड़ा टाइम लगता है। तो रैपिड रिवीजन के लिए 25 दिन, मॉक टेस्ट कम से कम 30 आपका होना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें जो आप भूल रहे हैं उसको नोट्स बना लीजिए, ठीक है। जैसे कुछ पॉइंट्स होता है, हम रेगुलरली कितना भी पढ़ते हैं माइंड से निकल जाता है, तो ताकि लास्ट समय में उसे देख सके तो उन पॉइंट्स को भी नोट्स कर लीजिएगा, ताकि नोट्स के जरिए आप उसको एक बार लास्ट समय पे भी देख सके, ठीक है। तो वो आप पर है कि आपका कौन सा पॉइंट है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल आपका जेई एग्जामिनेशन निकल जाएगा सिविल का और आप सिविल इंजीनियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इतना काम करिए, इतना काम करने पे आप डेफिनेटली आपका हो जाएगा। और बाकी जो आपका पेट कट ऑफ है, आपको भी पता है कि 1 नंबर अगर पाए हैं तो आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल वैलिड है। 1 नंबर पाए हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए, इतना इंतजार किया है तो थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। बाकी एक क्वेश्चन और भी है कि जो नई भर्ती आई है, नई भर्ती कब तक आएगी। तो देखिए, अब यहाँ पे ये एग्जाम आपका 3 मई को कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद पेट 25 से आपको इसकी भर्ती देखने को मिल जाएगी, ठीक है। पेट 25 से नई भर्ती देखने को मिल जाएगी, वो भी 1000 प्लस सीट होगी सिविल के लिए, सिविल के लिए 1000। और इसके अलावा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भर्ती 650 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगी मई के बाद ही, ठीक है। तो जहां ये एग्जाम कंडक्ट हुआ उसके बाद आपको नोटिस देखने को मिल जाएगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी बीपीओ भर्ती है। बीपीओ भर्ती को लेके भी है, तो याद रखिए कि आपका डीबी नोटिस जो बीपीओ का है वो आपके 3rd वीक ऑफ मार्च में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। 3rd वीक ऑफ मार्च, याद रखिएगा, 3rd वीक ऑफ मार्च में आपको इसकी नोटिस देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है इसके बाद आपकी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की भी नोटिस आपको इसी में देखने को मिल जाए, इसी मंथ में, ठीक है। तो 3rd वीक में आपकी पक्का बीपीओ की आपकी डीबी नोटिस आ रही है। इसके अलावा इसका जो फाइनल कट ऑफ है, ठीक है, बीपीओ का जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ बीपीओ का क्या जा सकता है। तो बीपीओ का जो फाइनल कट ऑफ है अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करेंगे तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 67 से 69 मान के चलिए। बीपीओ में बहुत कंपटीशन होता है, ठीक है। ओबीसी की बात करेंगे तो 65 से 67 और ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो कम से कम 63 से 65 नंबर होना चाहिए। इसके अलावा एससी की भी कट ऑफ हाई ही जाएगी इसमें।
ये मान के चलिए शेड्यूल कास्ट की भी कट ऑफ लगभग 61 से 63 के बीच में रहेगी। वही एसटी कैटेगरी यानी ट्राइबल कैटेगरी के बच्चे हमारे उसमें कम होते हैं, लेकिन चूंकि बीपीओ का पेपर है तो यहाँ पर भी इसकी भी कट ऑफ 55-57 ही जाएगी, ठीक है। और अगर फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं यानी महिला वर्ग की बात करते हैं तो इनकी भी कट ऑफ मान के चलिए 63 से 64 के बीच में रहेगी। तो ये आपकी बीपीओ की फाइनल कट ऑफ होगी, ठीक है। और इसकी डीवी नोटिस आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। 15 मार्च के बाद आपको कभी भी इसकी डीवी नोटिस देखने को मिल सकती है। बाकी आपका कोई भी क्वेश्चन है एजीटीए को लेके, जेई को लेके, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।